हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं उत्परिवर्तन के प्रकारों की, यानी जो उत्परिवर्तन है उसके कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने पहले वाले वीडियो में इस चार्ट को पूरा समझ लिया था कि उत्परिवर्तन कितने प्रकार का होता है और उनके भी कितने प्रकार होते हैं। तो इसको आज हम डिटेल में समझेंगे, जो उत्परिवर्तन है इसको कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से इसके आगे भाग है। तो इसके लिए पहले हम देख लेते हैं क्या गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन किसे कहते हैं कि गुणसूत्र की संरचना व संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। अब जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है उसे दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और सेकंड है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है। अब जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसको भी आगे हमने कितने, यानी जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसे बोलते हैं किसको, यानी जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है वो कहते हैं किसको है। तो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन क्या होता है कि गुणसूत्र की जो संरचना, यानी गुणसूत्र की जो संरचना होती है उसकी संरचना में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। तो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है इसको हमने चार भागों में बांटा है। तो चार भाग कौन कौन से थे, वो था पहला था अल्पता, यानी अल्पता में क्या हुआ था कि जो गुणसूत्र होता है उसकी संख्या में, यानी जो खंड होता है उसका विलोप हो जाना ही क्या कहलाता है, अल्पता कहलाता है। सेकंड था इसमें द्विगुणन, यानी जो गुणसूत्र का जो खंड है उसका द्विगुणन होना ही क्या कहलाता है, द्विगुणन कहलाता है, यानी उसका गुणज होना ही क्या कहलाता है, द्विगुणन कहलाता है। तीसरा था प्रतिलोमन। तो प्रतिलोमन में क्या होता है कि जो गुणसूत्र होता है वो 180 डिग्री के कोण पर घूमकर वापस सीधा हो जाता है, इसको हम आगे देखेंगे। तो और चौथा था इसमें, चौथा नंबर का क्या था, स्थानांतरण। इसमें क्या होता है जो दो गुणसूत्र होते हैं उनमें आपस में खंडों का आदान प्रदान हो जाता है, इसलिए स्थानांतरण कहते हैं। इसलिए तो अब हम देखेंगे, यानी जो संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन है इसका पहला भाग है अल्पता। तो इसको हम अल्पता को देखें कि अल्पता कहते किसको है। तो अल्पता किसे कहते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले गुणसूत्र में किसी खंड का विलोप हो जाना ही क्या कहलाता है, अल्पता कहलाता है। इसे हम विलोपन भी कह सकते हैं, इसलिए इसे हम विलोपन भी कह सकते हैं। तो जो आपके सामने ये गुणसूत्र है इसमें ये गुणसूत्र की एक संख्या लिख दी गई है इसमें, कि इससे हमको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से खंड का विलोप हो रहा है, इसलिए इसमें हमने ये वाले अक्षर लिख दिए, यानी ABCD वाला लिख दिए हैं। ये हो गया गुणसूत्र हो गया। अब इस गुणसूत्र में क्या है, ये विलोपन की प्रक्रिया होती है, यानी इस खंड में, यानी जो ये C और D वाला है अलग कलर में, उस खंड का विलोप हो जाता है। और जो अगला वाला जो गुणसूत्र होता है उसमें ये वाले गुणसूत्र विलोप हो जाते हैं, यानी आगे इसको ऐसे की ऐसे रख दिया, यानी ये खंड अलग होकर चला गया है। ये वाला C और D वाला है ये विलोपित खंड हो गया है, यानी ये विलोप हो गया है, इसका विलोप हो गया है, इसलिए इसे विलोपित खंड कहते हैं। और जो ये अल्पता है इसके कारण क्या होता है, कैट-क्राई सिंड्रोम नामक रोग होता है, जिससे क्या होता है जो मानव होता है, वो मानव का जो बच्चा होता है उसमें क्या होता है, जो बच्चे जो वो होती है इसके कारण क्या होता है, जो पांचवी भुजा, इसमें जो गुणसूत्र होता है उसमें उसकी पांचवी भुजा का लोप हो जाता है, यानी उसका विलोपन हो जाता है। इसलिए जो ये अल्पता है इसके कारण जो बच्चे उत्पन्न होते हैं उसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं ना वो बिल्ली की तरह आवाज़ करते हैं। अब सेकंड था अपना, ये तो हो गया अल्पता हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड वाला पार्ट। जो सेकंड वाला पार्ट क्या था, द्विगुणन की। इसमें अभी देख लेते हैं कि जो द्विगुणन है वो कहते किसको है। तो इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है वो उसमें किसी भी खंड का, यानी जो गुणसूत्र होता है उसमें किसी भी खंड की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, यानी वापस वही रिपीट होता रहता है, इसलिए इसे द्विगुणन कहते हैं। कि आपके सामने ये देखो, ये गुणसूत्र है कोई, ये वाला गुणसूत्र है और इसमें जो ये C और D वाला अलग कलर का दिख रहा है वो दूसरे गुणसूत्र में वापस रिपीट हो रहा है, इसलिए इसे द्विगुणन कह रहे हैं, यानी गुणसूत्र खंड की वापस से पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको द्विगुणन कहते हैं। ये तो हो गया दो पार्ट। अब है तीसरा पार्ट, क्या था, प्रतिलोमन। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है वो 180 डिग्री के कोण पर घूमकर, यानी 180 के डिग्री के कोण पर घूमकर पुनः वापस उसी विन्यास में विन्यासित हो जाता है, यानी वापस सीधी रेखा में विन्यासित हो जाता है, इसलिए इसे प्रतिलोमन कहते हैं।
जैसे ये आपके सामने ये कोई गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र अब क्या है, यानी 180 के डिग्री के कोण पर घूमकर वापस सीधी रेखा में पुनः विन्यासित हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये देखो वापस ए बी ई डी सी एफ जी इसमें वापस विन्यासित हो गया, यानी जो बीच वाला खंड है वो 180 के डिग्री पे कोण पर घूमकर वापस विन्यासित हो गया, इसलिए ये उल्टे क्रम में आपको दिख रहा है। अब है ये हो गया प्रतिलोमित गुणसूत्र, यानी जो सेकंड वाला है वो क्या हो गया, प्रतिलोमित गुणसूत्र हो गया। अब था अपने चौथा नंबर का था गुणसूत्र यानी स्थानांतरण था। अब इस स्थानांतरण में क्या होता है, इस प्रकार में क्या होता है, जो गुणसूत्र के जो खंड होते हैं उनके दो गुणसूत्र के खंडों के मध्य आपस में आदान प्रदान हो जाता है, यानी गुणसूत्र के खंडों का आपस में आदान प्रदान हो जाता है, इसलिए इसे स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि ये वाले दो गुणसूत्र है, तो इनमें जो खंड होते हैं उन खंडों का आपस में एक्सचेंज हो जाता है। जैसे कि ये वाला आ गया इसमें और ये वाला हो गया, यानी इसमें से गुणसूत्र के किसी खंड का विलोप हो जाता है और दूसरे में जाकर अटैच हो जाता है, इसलिए इसे स्थानांतरण कहते हैं। ये हो गया न्यू गुणसूत्र यानी नया गुणसूत्र हो गया। अब देख लेते हैं जो संरचनात्मक जो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन था उसका सेकंड पार्ट क्या था, संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, यानी ये पहला था संरचनात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन और अब है संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है, यानी गुणसूत्र की संख्या में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। यानी इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। तो ये जो संख्यात्मक गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है इसको हमने आगे दो भागों में बांटा गया है। जो पहला है वो उसे कहते हैं अगुणिता, जिसे हम एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं, और सेकंड है सगुणिता, जिसे हम यूप्लॉइडी भी कहते हैं। अब पहले हम देख लेते हैं अगुणिता कि ये अगुणिता हम कहते किसको है। तो यानी अगुणिता क्या होता है, यानी किसी भी जीव के, यानी जो कोई भी जीव है उसके जो प्रारंभिक गुणसूत्र होता है उसमें कमी एवं वृद्धि का होना क्या कहलाता है, अगुणिता कहलाता है। यानी जो जीव है उसके प्रारंभिक गुणसूत्र में या तो कमी हो गई या फिर वृद्धि हो गई, इसको ही हम क्या बोलते हैं, अगुणिता कहते हैं। अब जो ये अगुणिता है इसको हमने आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, यानी जो अगुणिता है इसको भी हमने आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला है वो होता है अधोगुणिता, जिसे हम हाइपो एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं, और जो सेकंड है वो है अधिगुणिता, जिसे हम हाइपर एन्यूप्लॉइडी भी कहते हैं। अब पहले हम देखते हैं अधोगुणिता की, यह अधोगुणिता होती क्या है। यानी इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है यानी उसके प्रारंभिक गुणसूत्र में एक या एक से अधिक गुणसूत्र की कमी होना ही क्या कहलाता है, अधोगुणिता कहलाता है। यानी कोई गुणसूत्र है उसमें गुणसूत्र का या तो ये एक गुणसूत्र की कमी हो गई या फिर दो से अधिक गुणसूत्रों की कमी हो गई, जिसे हम अधोगुणिता कहते हैं। जो ये अधोगुणिता है इसे भी हमने आगे दो भागों में डिवाइड किया है, यानी जो अधोगुणिता है इसको भी हमने आगे दो भागों में डिवाइड किया है। जो पहला है एन्यू यानी एक न्यून सूत्रता, जिसे हमने मोनोसोमी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, यानी जो गुणसूत्र होते हैं उनमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इसलिए इसे एक न्यून सूत्रता कहते हैं। और सेकंड है द्विन्यून सूत्रता, जिसे हमने न्यूलिसोमी भी हम कह सकते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं उनमें दो गुणसूत्र की कमी हो जाती है, इसलिए इसे द्विन्यून सूत्रता कहते हैं। यानी इसके नाम से हमको पता चल रहा है एक न्यून सूत्रता, यानी एक न्यून यानी इसमें एक कम हो रहा है, इसलिए इसे एक न्यून सूत्रता कह रहे हैं। और दूसरा है द्विन्यून सूत्रता, यानी इसमें दो गुणसूत्र की कमी हो रही है, इसलिए इसे द्विन्यून सूत्रता कह रहे हैं। अब जो ये एक न्यून सूत्रता है यानी एक गुणसूत्र की कमी हो रही है, पहले इसको हम देख लेते हैं। एक न्यून सूत्रता इसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी गुणसूत्र है, कोई भी गुणसूत्र है, उसके प्रारंभिक गुणसूत्र में क्या होता है, एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। यानी प्रारंभिक यानी कोई जीव है उसके प्रारंभिक गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, हमने एक न्यून सूत्रता कहते हैं। अब जो ये एक न्यून सूत्रता है इसमें क्या होता है, इसका जो एग्जांपल है हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, एक टर्नर सिंड्रोम होता है, यानी एक न्यून सूत्रता के कारण क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। इसमें क्या होता है, जो अपने जो 46 गुणसूत्र होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। जो
जो 44 होते हैं वो तो होते हैं अलिंग धारण, यानी इसमें लिंग का निर्धारण नहीं होता है। और जो लास्ट वाले हैं अक्ष और वाई, या फिर अक्ष अक्ष या वाई अक्ष वाई, ये वाले दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इन्हीं के द्वारा नर और मादा का निर्धारण होता है। जब अक्ष और अक्ष मिलते हैं, 44 प्लस अक्ष और अक्ष होते हैं, तब क्या होता है, मादा का निर्माण होता है। और 44 प्लस अक्ष और वाई होता है, उस समय नर का निर्माण होता है। तो इसलिए जो ये होता है टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, यानी अक्ष और एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी जो वाई या फिर अक्ष है उसके स्थान पर कुछ नहीं आएगा, इसलिए ये इसमें संख्या 45 की 45 रह जाती है, इसलिए इसमें टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। और सेकंड है द्विगुण सूत्रता। इसमें क्या होता है, जो प्रारंभिक गुणसूत्र होता है उसमें एक सेट की कमी रहती है, यानी एक सेट होता है जिसे हमने जीनोम भी कहते हैं, यानी एक सेट यानी 2 गुणसूत्र होता है, उनकी संख्या कम हो जाती है। इसलिए जो ये इस टाइप के जो बच्चे होते हैं, यानी इस टाइप के जो बच्चे जन्म लेते हैं, वो बच्चे जीवित ही नहीं रह सकते हैं, यानी वे बच्चे जीवित नहीं रहते। इसमें जो गुणसूत्र की संख्या है वो 44 की 44 रहती है, इसलिए ये बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। अब सेकंड था अपने पास अधिगुणिता, पहला था अधोगुणिता, अब है अधिगुणिता, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी जीवों के जो प्रारंभिक गुणसूत्र होते हैं उसमें एक या एक से जो अधिक गुणसूत्र होते हैं उनकी कमी होना ही क्या कहलाता है, जीवों में अचानक, यानी जीवों में कोई भी गुणसूत्र है उस गुणसूत्र के कमी होना ही, यानी एक से अधिक गुणसूत्रों की कमी होना ही क्या कहलाता है, अधिगुणिता कहलाता है। अब ये जो अधिगुणिता है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी जो अधिगुणिता है इसको हमने 2 भागों में बांटा गया है। इसमें क्या होता है, एकादी सूत्रता, इसमें क्या होता है, यानी जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि होती है। हमने यहाँ पर जो कमी लिखा है ये गलत लिख गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि होगा, तो यानी एकादी सूत्रता यानी ट्राइसोमी होगी। इसमें क्या होता है, और सेकंड क्या होता है, द्विआदि सूत्रता यानी टेट्रासोमी। जो एकादी सूत्रता है इसमें गुणसूत्र की संख्या में वृद्धि होती है, और द्विआदि सूत्रता में क्या होता है, दो गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए इसे द्विआदि सूत्रता कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एकादी सूत्रता। एकादी सूत्रता कहते हैं किसको है, तो इसमें क्या होता है, जो जीवों के जो प्रारंभिक गुणसूत्र होता है उसमें एक से अधिक गुणसूत्रों की वृद्धि हो जाना क्या कहलाता है, एकादी सूत्रता कहलाता है। एकादी सूत्रता होती है, यानी गुणसूत्र के जो प्रारंभिक, किसी भी जीव में जो प्रारंभिक गुणसूत्र होता है उसका जो प्रारंभिक गुणसूत्र होता है उसमें क्या होता है, एक से अधिक गुणसूत्रों की वापस से आगे वृद्धि हो जाती है, जिसे हमने क्या बोल दिया, एकादी सूत्रता बोल दिया। अब जो यानी इसमें क्या होता है, जो गुणसूत्र है 2n यानी जिसमें n है उसमें n की संख्या कहते हैं गुणसूत्र की संख्या होती है इसमें, तो ये 2n है यानी 2n + 1 हो जाते हैं। 2n कितने होते हैं, यानी पूरे टोटल होते हैं अपने पास, 2n का मतलब है टोटल, तो टोटल कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो उसमें क्या है, एक और जुड़ जाता है, यानी एक और गुणसूत्र जुड़ जाता है, जिससे क्या होता है, जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसके स्थान पर 47 हो जाते हैं। अब है इसके द्वारा होने वाले रोग, यानी जो एकादी सूत्रता है इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, जिसमें पहला है पटाउ सिंड्रोम, सेकंड है एडवर्ड सिंड्रोम और थर्ड है डाउन सिंड्रोम। ये 3 प्रकार के एकादी सूत्रता के कारण होने वाले ये वाले रोग है, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एकादी सूत्रता के से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। तो हम क्या, कितने रोग हो गए इसमें, 3 रोग हो गए, कौन कौन से, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, ये 3 प्रकार के रोग इससे उत्पन्न होते हैं। अब है द्विआदि सूत्रता, यानी 2 गुणसूत्र की वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, द्विआदि सूत्रता कहलाता है। इस द्विआदि सूत्रता में यानी क्या होता है, सुपर फीमेल होती है, यानी इसमें क्या होते हैं 48 गुणसूत्रों की संख्या होती है, जिसका एग्जाम्पल है सुपर फीमेल। अब है सेकंड पॉइंट था अपने पास सहगुणिता, पहला था अगुणिता, अब है सेकंड पॉइंट है सहगुणिता। तो ये सहगुणिता है, इसमें क्या होता है, अगुणित गुणसूत्रों के सेट या समुच्चय को हम जीनोम या संजीन कहते हैं, यानी जो कोई भी अगुणित जो गुणसूत्र होते हैं उनके सेट को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं। अगुणित गुणसूत्र के सेट को हम क्या बोलते हैं, जीनोम बोलते हैं, जिसको हम संजीन भी कह सकते हैं। जो ये जीनोम है उसकी जो जीवों में जिन जीनोम का गुणज के रूप में ही पाया जाना क्या कहलाता है, सहगुणिता कहलाता है। क्या कहलाता है, सहगुणिता
कहलाता है। यानी जीवों में जो अगुणित जो जीनोम होता है उसकी संख्या में गुणज के रूप में पाए जाना ही क्या कहलाता है, सहगुणिता कहलाता है। ये भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है स्वबहुगुणिता और सेकंड है परबहुगुणिता। अब जो स्वबहुगुणिता है इसको हम पहले देख लेते हैं कि जो स्वबहुगुणिता है उसको हम कहते हैं क्या है। तो इसमें क्या होता है, जो स्वबहुगुणिता है इसमें किसी भी जीव के जो अगुणित जीनोम होता है उसका गुणज कराया जाता है। यानी कोई भी जीव है, कोई भी जीव है उसके जो अगुणित जीनोम होता है, जीनोम किसे बोलते हैं, जो अगुणित जीनोम, जीन क्या थे, अगुणित गुणसूत्र थे, उनके सेट को क्या कहते हैं, जीनोम कहते हैं। जो ये अगुणित जीनोम है उनका गुणज करवाया जाता है। यानी कोई भी जीव है, एकल जीव है, उसमें अगुणित जीनोम का गुणज करवाया जाता है, जिसे हमने स्वबहुगुणिता कहते हैं। यह क्रिया केवल एकल जीव में संपन्न कराई जाती है, यानी एक जीव में ही ये क्रिया संपन्न होती है। और जैसे कि हमने देखते हैं जो गेहूं होता है उसमें क्या होता है, द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या तो होती है 14 होती है, और जो अगुणित गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है 7। यानी जो अगुणित होते हैं वो उसके आधे हो जाते हैं, जो द्विगुणित है उसके आधे हो जाते हैं। तो कितने हो गए, 7 हो गए। तो इससे क्या होता है, जो अगुणित गुणसूत्र का जो 6 बार गुणज कराया जाता है, तो इससे क्या होता है, षटगुणित जो गेहूं की संकर किस्म है उसको प्राप्त की जाती है। जो गेहूं की संकर किस्म है ना, वो इसका अगुणित गुणसूत्र की 6 बार गुणज कराने से प्राप्त होती है। अब जो ये बहुगुणिता को जो प्रेरित करती है, यानी जो स्वबहुगुणिता है, इसको जो प्रेरित करने के लिए क्या किया जाता है, कोल्चिसिन नामक रसायन का उपयोग किया जाता है। यानी जो स्वबहुगुणिता है इसको प्रेरित करने के लिए हमने, यानी इसको प्रेरित करने के लिए क्या करते हैं, कोल्चिसिन रसायन का उपयोग करते हैं। जो एक कोल्चिसिन रसायन होता है इसको हम कोल्चिकम ऑटोनोमल पादप से प्राप्त करते हैं। यानी कोल्चिकम ऑटोनोमल जो पादप होता है उससे हमें ये कोल्चिसिन नामक रसायन प्राप्त करते हैं। और जो अपने पास था सेकंड पॉइंट था परबहुगुणिता। यानी परबहुगुणिता क्या होता है, इस क्रिया में क्या होते हैं, जो भिन्न जाति के पादप होते हैं ना, अलग अलग जाति के जो पादप होते हैं उनके अगुणित जीनोम का गुणज करवाकर उसमें अलग संतति प्राप्त की जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। अब जो ये बहुगुणिता है इसको हम एग्जाम्पल की सहायता से देख सकते हैं। यानी एग्जाम्पल देखते हैं इसका, इसमें क्या होते हैं, यानी 2 पादप लेते हैं, एक तो हो रहा है गोभी का, एक हो रहा है मूली का। इन दोनों में हम जब संकरण करवाते हैं तो क्या होता है, रेफ्रेनो ब्रेसिका नामक एक अलग ही पादप का निर्माण होता है, जिसको हम परबहुगुणिता कहते हैं। इसके लिए हमने देखा कि एक गोभी का और एक मूली का पादप ले लिया। अब जो गोभी का है इसको हम बोलते हैं ब्रेसिका ओलिरेसिया, और जो मूली है इसको हम रेफेनस सटाइवम कहते हैं। यानी इसका बोटनिकल नेम होता है ये वाला। जो गोभी है उसकी, यानी जो गोभी है उसकी संख्या कितनी होती है, यानी 2n, यानी जो द्विगुणित गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या 18 होती है, और जो मूली है उसमें भी द्विगुणित संख्या कितनी होती है, 18 होती है। अब जब हम इन दोनों में संकरण की जो क्रिया करवाते हैं, तो इन दोनों में संकरण की क्रिया करवाने से क्या होता है, रेफ्रेनो ब्रेसिका नामक एक संतति का, पादप संतति का निर्माण होता है, जिसको 2n है, यानी द्विगुणित संख्या है गुणसूत्र की, वो कितनी होती है, 36 होती है। कितनी होती है, 36 होती है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, यानी जो उत्परिवर्तन थे उसके सभी प्रकारों को हमने इसमें वीडियो में बता दिया है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अब हम अगले जो वीडियो है, अगला जो वीडियो आएगा उस वीडियो में क्या करेंगे, जो जीन यानी गुणसूत्र उत्परिवर्तन थे उस उत्परिवर्तन के सेकंड पार्ट था अपने पास, जो उत्परिवर्तन है उसका सेकंड पार्ट था अपने, जो पहला था उसमें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, सेकंड था जीन उत्परिवर्तन। अब जो जीन उत्परिवर्तन है उसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपको क्या होगा, ये जो उत्परिवर्तन है ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक